दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट, उससे संबंधित ये कंप्लीट वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसमें अपन यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर, चारों के चारों यूनिट का अपन क्या करने वाले हैं, रिविजन करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ के साथ इसकी पीडीएफ आपको पता है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जैसे पिछली बार डाली थी उसी तरीके से। साथ के साथ अन्य जो वीडियो है उसका जो लिंक है वो प्ले लिस्ट का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर देख लेना। और 2 से 3 मास्टर क्लासेज आएंगी, अच्छे से देखकर चले जाना सारे के सारे। साथ के साथ इस समय चल रही है फ्लिपकार्ट और मंत्रा पे सेल। तो प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो खरीद लेना, सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो अब शुरू करते हैं अपन वीडियो को यूनिट फर्स्ट से। अनुशासन क्या होता है, व्हाट इज डिसिप्लिन। अनुशासन किसी एक विशेष ज्ञान का ऐसा संगठित क्षेत्र होता है जिसकी अपनी कार्य प्रणाली, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। तो अनुशासन क्या होता है, देखो अनुशासन को मैं अच्छे से समझाता हूँ। कोई भी एक विशेष प्रकार का ज्ञान होता है, जैसे कि आपका पेपर है, समझ में आ गया। तो अब मैं आपको अनुशासन सिखाऊंगा कि अनुशासन इस पेपर में किस तरीके से लागू होगा। आपका डिसिप्लिन वाला पेपर है, तो अनुशासन क्या है, अब आपका पिछला पेपर खत्म हुआ, आप घर पे आए, आपने थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद में आराम करने के बाद में आपने देखा कि सिलेबस क्या है। पूरा सिलेबस देखने के बाद में आपने क्वेश्चन देखे, उसमें से आपको आपका कितना पोर्शन कवर था, समझ में आ गया। आपने जितना पोर्शन कवर था उसको रिवाइज किया, जो नहीं कवर था उसको फिर से जाकर क्या किया, पढ़ लिया। फिर सुबह उठे, फिर अगले दिन उठे, फिर से उन सब सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज किया। फिर आप लास्ट दिन आप मेरी क्लास क्या आई, मेरी क्लास देख ली आपने, और फिर आप पेपर देने के लिए चले गए। समझ में आ गया। इसे कहते हैं अनुशासन। कोई भी कार्य करने की पूरी एक जो सिद्धांत है, कार्य प्रणाली और उद्देश्य होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, अनुशासन के नाम से कहा जाता है। अब ये तो है पूरा अनुशासन की तरह, लेकिन एक अफलो अनुशासन भी है। वो क्या है, पेपर दियो, 2 दिन मौज में काटा, रात ने वीडियो देखो या फिर वीडियो भी नहीं देखो तो अँ देखो कि 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, वो आप देखा, उनमें भी 3 क्वेश्चन टिक लगाया, 15 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन टिक लगाया, उनमें भी आधो पढ़ो बाद में कह को नहीं मजा आ रहा, रील देख के चला, हाँ पेपर में भी पास हो ही जाऊँ फिर। यो भी अपना अनुशासन है। समझ में आ गया। तो यही है, किसी विषय को व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने की पद्धति प्रदान करता है। तो कोई भी विषय हो, कोई भी चीज हो, उसको व्यवस्थित तरीके से, क्यों, अगर आपको कोई भी अगर छत पे जाना है तो सीढ़ी, पहली सीढ़ी पे पैर रखोगे, फिर दूसरी पर, फिर तीसरी पे, तभी तो आप ऊपर अपनी जो छत है वहां तक पहुंच पाओगे। और सीधी है, सोचो कि सीधी डाक मार के चौथी पर चढ़ जाओ तो पहली पर तो चढ़ोगा कि दूसरी बार के, तो अगर थोड़ी सी राड़ हुई तो सिरवानी नीचे ना होगा पहली सीढ़ी पे। समझ में आ गया। तो अनुशासन आपको, जो ये दुर्घटना घटी है ना आपको सीधी चौथी सीढ़ी पर चढ़ने वाली, इस प्रकार की घटनाओं से आपको बचाता है। क्यों, अनुशासन आपको धीरे धीरे जीवन में ऊपर की तरफ लेकर चला जाता है। अनुशासन न केवल ज्ञान का भंडार है, बल्कि ज्ञान, अनुप्रयोग और समाज की समस्याओं का समाधान भी होता है। तो सिर्फ अनुशासन का अर्थ यही नहीं है कि आपके पास बहुत अधिक ज्ञान है, बल्कि ज्ञान को अपने समाज में किस प्रकार से प्रयोग किया जाए और किस प्रकार से उन चीजों का समाधान किया जाए, उसका भी एक व्यवस्थित रूप है। अनुशासन शिक्षा का संरचना प्रदान करता है। तो अगर आप बीएड के विद्यार्थी हो तो हम अनुशासन को अपने जीवन में शिक्षा के रूप में देखेंगे। तो शिक्षा के रूप में अगर अपन अनुशासन को समझे तो क्या होता है, अनुशासन होता है कि आप सबसे पहले, अगर आप एक टीचर हो तो टीचर के अनुशासन क्या है, आप अपना जो पहले कल जो पढ़ाने वाले हो जिस जिस कक्षा में, उनके लिए क्या कंटेंट आपको पढ़ाना है, क्या विषय पर आपको पढ़ाना है, उसके बारे में आप पढ़ के लेके गए। आपके बच्चों को आप कौन सा ऑडियो, कौन से मतलब जो टीचिंग एड हैं उनके माध्यम से पढ़ाने वाले हो, उनको आपने प्रिपेयर किया। पीछे अगर आपका कोई रिपोर्ट या कोई वर्क आपका बचा हो तो उसको कंप्लीट किया। अच्छे से ड्रेसिंग सेंस पहना, आपने आपने अपना जो स्कूल के अंदर गए, क्लास के अंदर गए तो वहां पर जितनी भी चीजें हैं पढ़ाने के लिए वो आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए, उन सब चीजों की उपलब्धता करिए। तो ये सब चीजें आपके पास क्या होनी चाहिए, इसी को क्या कहा जाता है, अनुशासन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपके सामने। अब अनुशासन का अर्थ ये आप देख लेना इसके अंदर। अनुशासन की विशेषताओं की बात करें अगर अपन, हर अनुशासन की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर अन्य क्षेत्रों से अलग पहचाना जाता है। तो जो अनुशासन होता है उसकी कुछ फिक्स और निश्चित विशेषताएं होती हैं जिसके आधार पर उसको क्या दूसरे क्षेत्रों से अलग किया जाता है। पहला क्या है, सुव्यवस्थित ज्ञान, जिनकी जानकारी बिखरी हुई नहीं होती है बल्कि क्रमबद्ध तरीके से होती है। सुव्यवस्थित ज्ञान क्या होता है, जैसे आपके पास
पहले से लेकर आपने 12वीं तक पढ़ाई करी है, तो उसमें फर्स्ट क्लास में आपने कुछ सीखा, फिर आप सेकंड क्लास में हुए, तो आपने जो पहली क्लास में जो चीजें सीखी हैं वो सेकंड क्लास में आपको काम आती हैं, और फिर आप उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा और सीखते हो। समझ में आ गया? फिर आप सेकंड क्लास में पास हो गए, फिर आप थर्ड क्लास में आ गए। वहां पर आपने क्या किया, फर्स्ट क्लास की चीजें सीखी थी, सेकंड क्लास में जो चीजें सीखी थी वो आपकी थर्ड क्लास में काम आएंगी, प्लस आपको कुछ और एक्स्ट्रा सिखाया जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, सुव्यवस्थित ज्ञान के रूप में जाना जाता है, जहां पर ज्ञान है वो क्या एक व्यवस्थित रूप से होता है। अगला क्या है, निश्चित उद्देश्य। प्रत्येक अनुशासन किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति कराता है। अब आपका क्या उद्देश्य है, आप बीएड कर रहे हो, आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, हर रोज उठते हो तैयारी करते हो, तो आपका उद्देश्य क्या है कि मुझे पढ़ के जीवन में एक अच्छी जॉब को, अच्छी नौकरी को प्राप्त करना, ताकि मेरा जीवन सफल हो सके। इसीलिए तो आप इतना अनुशासित जीवन जीते हो भाई। आपके बाहर फैमिली में फंक्शन है और आपका अगर एग्जाम आ रहा है, तो आप फैमिली के फंक्शन को एक बार अवॉइड करोगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करोगे, है ना? तो यही है, क्यों किया जाता है, ताकि आपको एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्ति के लिए प्राप्त कर सको। विशिष्ट कार्य प्रणाली, हर अनुशासन की अपनी शोध पद्धति होती है। तो कोई भी जो अनुशासन होता है ना, उसकी पूरी की पूरी शोध पद्धति होती है, पूरी पूरी रिसर्च होती है उस चीज पे। शोध पद्धतियां कैसी होती हैं, जैसे एक शिक्षक के लिए जो आपके अनुशासन अलग है, एक विद्यार्थी का अनुशासन जीवन में अलग होता है, और एक प्लेयर खिलाड़ी का अनुशासन जीवन में अलग होता है अनुशासन ही तीनों के लिए, लेकिन तीनों का रूप और स्वरूप अलग अलग होता है। तो इसीलिए क्या होता है, हर प्रकार के जो अनुशासन होता है उस पर रिसर्च होती है सारी की सारी चीजें। वैज्ञानिकता, ये तार्किक और प्रमाण आधारित अनुशासन, मतलब इस प्रकार का अनुशासन होता है जिसमें तर्क की प्रमाणिकता होती है और प्रमाण भी आपको दिए जाते हैं। जैसे कि कोई खिलाड़ी है, क्रिकेट का खिलाड़ी है, उसको कहा जा रहा है कि आप क्या क्या करो, कार्डियो अपना मजबूत करो। कार्डियो समझते हैं ना, फिजिकल एक्सरसाइज, है ना? और जो वेट ट्रेनिंग क्या करो, वेट ट्रेनिंग होती है, जैसे आपने समझ लेना, आप इंटरनेट पे रिसर्च करके वेट ट्रेनिंग क्या होती है ना, जो डंबल वगैरह मारे जाते हैं या फिर आपने वेट उठाना हो तो उसको वेट ट्रेनिंग बोला जाती है जिम के अंदर। तो आप वो ट्रेनिंग करो, क्यों क्यों करनी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, उसका कार्डियो मजबूत होगा, तो वो जब खेलने जाएगा तो वो जल्दी से थकेगा नहीं। तो ये चीज पूरी रिसर्च और प्रूव्ड है ना। तो यही है, इसको क्या बोला जाता है, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के नाम से जाना जाता है। अगला क्या, निरंतर विकास, समय और शोध के साथ ये आगे बढ़ाता है। तो जो आप डिसिप्लिन सीखते हो, ये आपको विकासशील बनाता है, मतलब धीरे धीरे आपको जीवन में आगे ले जाने का कार्य करता है। समाज उपयोगी, अनुशासन का अंतिम लक्ष्य समाज को लाभ पहुंचाना है। और जो आपका डिसिप्लिन इस जीवन में देखना, आप थारा गांव में 100 आदमी है ना, 100 आदमियों में से 100 व्यक्ति हैं, उसमें से देख लेना जीवन में सिर्फ 10 व्यक्ति डिसिप्लिन मिलेंगे। उनका जीवन आपको, वो काम करेंगे तो उनको देखना, एक बार आप उनके पास जाकर बैठना, जो जीवन में सफल हैं, उन व्यक्ति के साथ आप जीवन में एक बार वक्त बिताना, है ना? काफी बार आपको लगता है तो तुक्के से वहीं पर पहुंच गए, तो एक दिन उस व्यक्ति के पास जाकर आप पूरा दिन बिताओ, तब आपको पता चलेगा कि इस तुक्के लगने में कितनी मेहनत है। समझ में आ गया? वो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक अगर उसका जीवन देखोगे तो एकदम डिसिप्लिन मिलेगा। वो काम करेगा तो उसके काम में भी आपको प्रोफेशनलिज्म दिखेगा। अब वो घर पे होगा तो घर पर भी आपको उसको प्रोफेशनलिज्म दिखेगा। तो यही है जीवन में, और ऐसे लोग क्या करते हैं, समाज को आगे लेकर जाते हैं, है ना? समाज में अनुशासित व्यक्तियों की जरूरत बहुत है, वरना तो आजकल आधे 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 लोग तो इंस्टाग्राम पर रील देखने में व्यस्त हैं, और बाकी के कुछ थोड़े बहुत बनाने में व्यस्त हैं, और जो ना बना रहे हैं ना देख रहे हैं, वो दूसरों को देखकर परेशान है। तो यही है कि समाज में अनुशासित लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वो पहले के समय भी अनुशासित व्यक्तियों की जरूरत थी, और आज भी जरूरत है, और वही लोग क्या करते हैं, समाज को आगे लेकर जाते हैं। अगले वाला पॉइंट है अंत विषयक दृष्टिकोण। तो इसमें जो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, इसके अंदर ये क्या होती है, तो अंत विषयक दृष्टिकोण क्या होता है, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होता है, अच्छे से पढ़ लेना, प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। किसी समस्या के अध्ययन और समाधान के लिए दो या दो से अधिक विषयों का समायोजन होना। मतलब अगर आज के समय में अगर कोई भी विद्यार्थी है, जैसे आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, इसी से समझा सकता हूँ आपको। अगर आपने फिक्स कर लिया कि मैं तो सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा, तो मैं तो भाई साहब पढ़ूंगा तो ऑफलाइन ही पढ़ूंगा, ऑनलाइन तो कत्ती कौन पढ़ू, क्यों ऑनलाइन पढ़ा जा, आदमी को टाइम वेस्ट। इंसान इस सोच के साथ अगर आगे बढ़ रहा है, कभी सफल नहीं हो सकता। बिना ऑनलाइन की तैयारी के आज आप नौकरी लगना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि
पहले के समय क्या हुआ करता था, पहले के समय किताबों से ऑफलाइन नौकरी लगना ज्यादा आसान इसलिए हुआ करता है क्योंकि कंटेंट उतना ज्यादा नहीं था। अब कोई टीचर, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इंटरडिसिप्लिनरी को एक बार पढ़ना और फिर मैं आपको समझाऊंगा, वो समझना, आपको दिन रात का फर्क दिखेगा इस चीज में। क्यों? क्योंकि आपको, जब आप कोई व्यक्ति आपको समझाता है तो वो बहुत उदाहरणों के साथ समझाता है और बहुत आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाती है। वही किताब में आप समझोगे, समझ तो लोगे, लेकिन एक पूरा दिन लग जाएगा और उसी चीज को एक टीचर 1 घंटे में समझा सकता है। समझ में आ गया ना आपको? तो आपके जो वो 5 से 3 से 4 घंटे जो आपके बच गए ना, वो आप और कई जगह लगा सकते हो चीज को। समझ में आ गया? और अगर एक बच्चे ने सोच लिया कि मैं तो ऑनलाइन ही पढ़ूंगा और ऑफलाइन किताबों का हाथ ही कौन लगाऊं, वो भी कौन लगा सके। क्यों? क्योंकि किताबें आपको जो सिखा सकती हैं वो आपको और कहीं से नहीं सीख सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है किताबों में आपकी जो आपने 4 घंटे उसमें लगाए ना, उसमें से काफी बार उन 4 घंटों की आपको जरूरत होती है। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनको आपको डीप में जाकर पढ़ना ही होता है। आरपीएससी पेपर देख लियो, अगर था नहीं समझ में आई तो सेकंड ग्रेड डालो, फर्स्ट ग्रेड डालो, है ना? तो यही है समाज में, चाहे कोई भी चीज हो, आप जीवन में किसी भी एक चीज को लेकर, एक विषय को लेकर ये पकड़ लो कि मैं तो एक सारे जीवन में आगे बढ़ जाऊंगा, अहिया कदे को नहीं। उसके इंसान ने एक से अधिक चीजों को क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, कोई भी चीज को, समस्या को समाधान करना। और ये चीज ने क्या कहला है, अंतः विषय दृष्टिकोण के नाम से जाने जाए। समझ में आ गया? कोई भी समस्या का समाधान के लिए आपको 2 या 2 से अधिक विषयों का समायोजन करना पड़े, 2 या 2 से अधिक टेक्निक, तकनीक, विषय वस्तु या और विचारधारा का उपयोग करके किसी समस्या का समाधान करते हो, उसी को क्या कहा जाता है, अंतः विषयक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में समाज, शिक्षा और विज्ञान की जटिलताओं को समझने के लिए अकेले एक विषय प्राप्त नहीं होता है। मतलब आज के समय में जो समाज होता है ना, हमारा समाज है, शिक्षा है और विज्ञान की जितनी उसमें जटिलताएं दिखाई देती हैं, उसको समझने के लिए सिर्फ एक विषय काम करनी है। समझ में आ गया आपके सामने? आज को, अगर आज पहले के समय क्राइम देखते थे, वो कैसा होता था, उसमें सिर्फ ऑफलाइन क्राइम होता था, कोई आदमी ने पकड़ लिया, कोई चट्टू मार दी, तो है ना, कोई आदमी को मर्डर ऐसा क्या होता ना। लेकिन आज के समय सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं, ऑनलाइन क्राइम भी होते हैं। तो यही है कि आज के समय समाज में जितनी जटिलताएं हैं, उसको देखते हुए हमें सिर्फ एक विषय का ज्ञान नहीं होना चाहिए, लगभग हर चीजों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए विभिन्न अनुशासनों के बीच में सहयोग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। समझ में आ गया? अब देख, अनुशासन का अर्थ बताऊं, जैसे आप पढ़ाई में बहुत अनुशासित व्यक्ति हो, है ना, पढ़ाई बहुत अच्छे से कर लेते हो, मतलब पूरे 10-10 घंटा पढ़ लेते हो, लेकिन फिर भी आप अच्छे अंक काफी बार नहीं प्राप्त कर रहे हो जितना आपको करना चाहिए। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप अंक अच्छे, तैयारी में बेहतर व्यक्ति हो, लेकिन मार कहाँ कहाँ खा रहे हो, जब पेपर देते हो तब आप प्रेशर में आ जाते हो। तो आपको क्या करना चाहिए, आप तैयारी तो करो, साथ के साथ 1-2 घंटे फिजिकल एक्सरसाइज भी करो, कोई स्पोर्ट्स खेलो। जब इंसान स्पोर्ट्स करता है ना, तब तो नहीं लगा कि ओहो मैं तो 2 घंटा खराब करूं, नहीं नहीं। आप उस समय जब आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, खेल रहे हो, स्पोर्ट्स का तो मतलब कोई क्रिकेट खेल लियो, कोई वॉलीबॉल खेल लियो, कोई ना कोई, तो उस समय आप अपना प्रेशर झेलना सीखोगे, है ना, प्रेशर सिचुएशन को आप हैंडल करना सीखोगे। मान लो कि भाई आप था 10 थे, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलो, 18 समय सिचुएशन है कि 10 गिनम 30 रन बनाना है, तो उस समय प्रेशर रहेगा, आपको सामने वाला व्यक्ति, आपकी टीम, ओपोजिशन वाली टीम आपको प्रेशर में डालेगी, है ना, प्रेशर टैक्टिक्स लगाएंगे, उस समय आप उस चीज से बाहर निकलोगे। तो वो प्रेशर जो थे, बात 2 घंटा फिजिकल करे ना, एक तो थारा दिमाग स्वस्थ रहो, शरीर स्वस्थ रहो, और बहुत थारा जो प्रेशर झेलने की क्षमता है वह थारा पेपर में भी काम आओगी। समझ में आ गया? तो जीवन में तैयारियां सिर्फ एक विषय पे नहीं, आपको अपने हर क्षेत्र पे खुद को बेहतर बनाना है। और आप टीचर हो, आपको तो आवश्यक बनाना चाहिए खुद को। जटिल समस्याओं का समाधान, आप अंत्य विषय, जहां पर आपको एक से अधिक विषयों के बारे में ज्ञान है, उसको क्या होता है, जटिल समस्याओं का समाधान करना। कोई मुश्किल से मुश्किल समस्याएं होती हैं, उनका समाधान के लिए आपको कैसे किया जाता है, नवाचार और नए विचारों का उद्भव होना। तो जो नए विचार आते हैं, जो नवाचार देखने को मिलता है, उसका भी आपको क्या होता है, उसके बारे में भी आपको पता चलता है। भाई कई आदमी है सोचते में तो सरकारी नौकरी लागा, दूसरा का नहीं कोई चीज का देखा ही बनी, तो ना तो कदे कदे बस सरकारी नौकरी लाग पाओ, ना और कठिन का बन पाओ। समझ में आ गया? तो यही है, आप जीवन में अलग अलग चीजों को भी थोड़ा थोड़ा ट्राई जरूर करो जीवन में। शिक्षा को व्यापक और बहुआयामी बनाना, तो एजुकेशन है ना आपकी, उसको सिर्फ रटने पर फोकस मत करो, उसको कौशल भी उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करो। जहाँ थारा में अधिकतर बालक ही, है ना, कंप्यूटर के बारे में थन घणो ही ज्ञान है, कंप्यूटर समझते हो ना, कंप्यूटर विषय आता है आपके एग्जाम में, तो सब बता दो एमएस एक्सेल पर कंट्रोल+C दबाओ जना, क्या हो जाए कंट्रोल+V दबाओ जना, लेकिन थारा में से 80% आया का टापर ही जनक एमएस एक्सेल खोलनी को नहीं आवे, जिंदगी में कदे एमएस एक्सेल कौन खोल ली भाई,
समझ आ गया। एमएस वर्ड खोला के देखो न देखो के बेर फटे बोल बेरो कई तो अया का बालक ही आरएससीआईटी में जड़का 90% आ रहे हैं और उन नया खजना कंप्यूटर चालू गए हुआ है तो भाई साहब उन्हें बटन कौन बेरो कौन सा बटन कंप्यूटर चालू है और बटन को क्या नाम हुआ है। हमारे भारत की ये हालत है। तो क्या फायदा है उन डिग्रियों का, क्या फायदा है उन सब चीजों का जब आपको क्वेश्चन नहीं है। अच्छा ते पढ़ लिख के नौकरी लग जाओगा तो सर तो क्या समस्या होगी थारे था। आज के दिन हर चीज ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन काम करना पड़ेगा लेकिन आपको चीजें आती नहीं। अब देखा तो मैं नौकरी लागना बाद में सीख लेंगे और नौकरी लागना के बाद में आदमी कुछ कुछ सीखे, सिर्फ एक ही चीज सीखा है, डायबिटीज वाली गोली कच्ची लेनी। समझ में आ गया। तो यही है जीवन में आप इस समय आपके पास बहुत ज्यादा ऊर्जा है, उसको सकारात्मक दिशा में प्रयोग करो और अलग अलग विषयों को भी साथ के साथ सीखो। ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग करना, जो आपके पास ज्ञान है, बाई कंप्यूटर वाली बात आएगी। समझ में आ गई। कंप्यूटर सीखो तो थोड़ा बहुत बहुत है कोई घना कोई होको न तो कोई भाईला को ले लिया करो और घने और तो घनी चीज ले लो थे अं की भली भी चीज रखा करो थोड़ी बहुत है ना। तुम थोड़ी आंगली मारनी सीखो, जब आंगली मारनी सीखोगा तब क्या होगा जीवन में बहुत सी चीज सीख जाओगा। मान लो कि कदे मान लो नहीं भगवान नहीं करे कि नहीं लाग पाया तो कोई और कोई फील्ड तो है था कम कम जिंदा काम करने के लिए। उदाहरण के लिए विज्ञान प्लस समाजशास्त्र सीखते हो तो इससे क्या होता है आपके सामने पर्यावरण अध्ययन सीखा जाता है, जहां समाज का बारे में सीखो और विज्ञान का बारे में सीखो। विज्ञान में तरीके सीखी कि भाई आपने जो जलवायु है उन परिवर्तन क्या हो रहे हैं है ना, जेनेटिक्स के चीज जो है और आपके सामने जो पौधे वगैरह उसके बारे में सीखा और समाज के बारे में सीखा तो आपको धीरे धीरे पर्यावरण के बारे में भी पर्यावरण अध्ययन के बारे में भी पता चल गया। राजनीति विज्ञान में क्या सीखते हो, इतिहास प्लस राजनीति। आया कि 1965 में भारत में जो 1951-52 में आपके सामने पंचवर्षीय योजनाएं आई है ना, उन पंचवर्षीय योजनाओं का क्या फायदा हुआ। तो इतिहास की बात है 1951 में आई है ना, 51-52 में, और राजनीति से संबंधित है तो क्या हो गया, राजनीतिक इतिहास का निर्माण हो गया। आज जीव विज्ञान और मनोविज्ञान को सीखकर आप क्या सीख सकते हो, न्यूरो साइंस सीख सकते हो। तो यह आपके सामने जो यूनिट फर्स्ट थी उसका मैंने कंप्लीट रिवीजन करवा दिया है। अब अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड को। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से अगर मैं बात करूं तो अंतरिक्ष विषय से आपके सामने प्रश्न जरूर से आएगा और अधिकतर बच्चे इसमें से गलत करके आओगे। मेरे विद्यार्थी हो तो बिल्कुल गलत मत करके आना कोई भी चीज। अब यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, भाषा का विकास और इतिहास। तो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के भाषा के विकास से संबंधित आपके सामने टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं।